नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री देंगे जवाब। चुनावी सुधारों पर चर्चा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कल विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में आज शीतकालीन सत्र के 8वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जवाब देंगे और केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे और वो विपक्ष की ओर से लगाए गए वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के गैर कानूनी होने के आरोपों पर भी बोल सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई और इस दौरान बता दें कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज जो है लोकसभा में अर्जुन मेघवाल जवाब देंगे। चुनावी सुधारों पर चर्चा में अमित शाह भी शामिल होंगे और कल विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष में हलचल देखने को मिल रही है और ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। चुनाव आयोग कब्जा किया जा रहा है और चुनाव में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। और इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने वोट चोरी और गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि देश की 12 राज्यों में किए जा रहे एसआईआर गैर कानूनी है। संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है और इसे तत्काल रोका जाए। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और ऐसे में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ने भी इस पर चर्चा की थी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री आज जवाब देंगे। चुनावी सुधारों पर चर्चा में आज शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठा है। और इस खबर पर विकास जोगी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और कल राहुल गांधी ने वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया था। तो आज का जो दिन है वो कितना खास होने वाला है? विकास जी, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था और आज 8वां दिन है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आज का जो दिन है वो चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए क्या विपक्ष जो है समय देगा? क्योंकि कल तो बहुत शोर शराबा हुआ। नहीं, होता क्या है इससे संसद में इतना कम समय के लिए संसद चलती है और विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ ऐसा माहौल बनाना कि जो जनहित के मुद्दे एक बार नहीं आए पटल पर और जिससे कि जनहित में कोई काम हो। वोट चोरी आखिरी वोट चोरी कब तक चलेगी? ये मैंने पहले भी कई बार अन्य चैनलों के माध्यम से बोला है कि सिर्फ और सिर्फ इनका हेतु यही है कि कोई भी निर्णय जो इस बार जो सेशन चलना था लोकसभा का, उस लोकसभा के सेशन में बस इतना सा विषय था कि आने वाले जो कुछ बिल थे जो बिल पास हो जाएं, जैसे कि मान लो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो एक मुद्दा था वो बिल पास हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जनहित में राजस्व की जो हानि होती है वो खत्म हो जाएगी। जो दागी नेता होते हैं उनके खिलाफ जो बिल आना था वो भी ठीक था। लेकिन ऐसे जो मुद्दे जिससे कि विपक्ष हो या पक्ष हो, जो भी राजनीतिक पार्टी उनकी राजनीति जो खतरे में पड़ती हो, उसका विरोध करने के लिए इन लोगों ने ये सब प्रोपोगेंडा बना रखा। वोट चोरी, अगर वोट चोरी की बात करते हैं तो क्या वोट चोरी वहीं पर होती है जहां पर सत्ताधारी पार्टी मान लो भाजपा सरकार में जीत जाती है तो वहीं पर वोट चोरी होती है और जहां कांग्रेस बहुमत में आती है वहां वोट चोरी नहीं होती। तो आखिरकार ये कैसे होगा? और दूसरा, ये संविधान की दुहाई देती है। संविधान का क्या मतलब है? संविधान को मुझे लगता है कि अन्य जो समाज सेवी लोग हैं या अन्य लोग हैं उनको इन राजनेताओं के घर पर संविधान भेज देना चाहिए और इनको जो संविधान पढ़ा देना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक इनको मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने संविधान पढ़ा भी नहीं होगा कि संविधान में लिखा क्या है, संविधान है क्या चीज। तो इन सब चीजों को लेकर इन सब गंभीरता का परिचय देना चाहिए। राहुल जी बड़े और ऐसे में जब ये वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है तो वो भी चर्चा नहीं कर रहे, इसमें भाग भी नहीं ले रहे हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी भी लगातार कह रही हैं
असदुद्दीन ओवैसी हो गए। यही सब चीज इनकी राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इनका जो करेक्टर है उस करेक्टर पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि इनका करेक्टर बिल्कुल राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित की कोई भी भाव नहीं है इनको। और ये तो चाहते हैं कि भारत फिर से देश में जगह जगह आगजनी हो, वोट चोरी के नाम पर जगह जगह एक देश की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और इनका यही एक राजनीति करने का हेतु है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और राहुल गांधी ने भी कल बयान दे दिया है कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। इनको ऐसा क्यों लगता है कि या फिर इलेक्शन कमीशन हो उन पर भी कब्जा बीजेपी का है, आरएसएस है वो भी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है? नहीं, आरएसएस, मैं नहीं मानता कि आरएसएस या फिर अन्य संगठन कोई भाजपा का कब्जा करना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य होगा उसको स्थान मिलेगा। मैं योग्य हूँ तो मुझको स्थान मिलेगा, जो योग्य हो उसको योग्यता के आधार पर स्थान मिलता है, ना कि आरएसएस या फिर अन्य किसी संगठन या किसी संगठन के नुमाइंदे उस पद पर आकर बैठ जाए। अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो उसमें योग्यता होगी, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। आप में योग्यता नहीं है तो इसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। चलिए विकास जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में कल राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा रहा है, चुनाव में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। और इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने वोट चोरी गद्दी चोर का नारा भी लगाया। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की और उन्होंने कहा कि देश के 12 राज्यों में किए जा रहे एसआईआर गैर कानूनी है। संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई भी कानून नहीं है और इसे तत्काल रोका जाए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग पर 8 खाली पदों के लिए बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक होगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक आज होने वाली है। आज बड़ी बैठक बताई जा रही है, राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज बैठक में सीआईसी के चयन के लिए आज हो सकती है बड़ी बैठक और ऐसे में राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग में 8 खाली पदों के लिए सूचना आयुक्तों के नाम तय करने के लिए ये बैठक हो सकती है और ऐसे में समिति में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। सरकार ने 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सूचित किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली समिति इन पदों के लिए नामों का चयन और सिफारिश करने के लिए बैठक कर सकती है और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12(3) के तहत प्रधानमंत्री उस समिति के अध्यक्ष होंगे और जिसमें विपक्ष के नेताओं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन और सिफारिश करती है। सीआईसी में एक मुख्य सूचना आयुक्त और साथ ही 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जो कि आवेदकों द्वारा उनके आवेदकों पर सरकारी अधिकारियों के असंतोषजनक आदेशों के विरुद्ध दायर शिकायतों और अपीलों का निपटारा करते हैं। सीआईसी जिसके वेबसाइट में के अनुसार 3000 से ज्यादा मामले फिलहाल अभी लंबित हैं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी सफलता मिली है। एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड बिलाल गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने रिमांड पर फिलहाल भेज दिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड बिलाल फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में कोर्ट ने रिमांड पर उसे भेज दिया है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कार बम विस्फोट मामले में एक और गिरफ्तारी निकलकर सामने आई है और इस मामले में एनआईए की ये 8वीं गिरफ्तारी बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम डॉक्टर बिलाल बताया जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर के बारामूला का निवासी बताया जा रहा है और इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर बिलाल को लाल किले इलाके में हुए आतंकी हमले की साजिश में वो शामिल पाया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी बिलाल ने जानबूझकर हमले को अंजाम देने वाले सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था और ऐसे में उसने संसाधन और पनाह देने के साथ ही आतंकी हमले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद से अब एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने बताया कि इस घातक आतंकी हमले के पीछे
कि साजिश लगातार जांच पड़ताल हो रही है और ऐसे में जांच एजेंसियां साजिश की सभी कड़ियों को सुलझाने के लिए कई केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी सफलता एनआईए को मिली है और ऐसे में 8वां आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस से, जो कि वेद भूषण जी है, और उनसे बातचीत करते हैं कि एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है और ये मुख्य आरोपी माना जा रहा है बिलाल। फिलहाल एनआईए को ये सफलता जो मिली है, किस तरीके से आप देखते हैं? सर, बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार जी। बिलाल की अरेस्ट इस केस को बिल्कुल ओपन करके रख देगी, क्योंकि बहुत समय से बिलाल लुका छिपी का खेल खेल रहा था। दिल्ली पुलिस और एनआईए तमाम उसके हाइड आउट्स पर जहां वो छिपा हुआ था रेड कर रही थी, परंतु लगातार उसको कुछ लोग शेल्टर कर रहे थे, कुछ प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ये पता लगेगा कि किस किस लोगों के कांटेक्ट में था, पाकिस्तान के क्या कनेक्शन है, क्या इसका फाइनेंशियल रोल क्या था, इसने क्या अमोनियम नाइट्रेट जो इस्तेमाल किया था वो मुहैया कराया, और जो डॉक्टर्स की जो तमाम टीम इस सारे मामले से जो अरेस्ट हो चुके हैं, जेल के अंदर हैं, उनके क्या उससे लिंक्स थे, उसके कॉल डिटेल्स कहाँ ले जाएंगे, उसके बैंक डिटेल्स कहाँ ले जाएंगे, उससे जो कनेक्टेड लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और जरूरत होगी तो उनकी अरेस्ट भी हो जाएगी। तो इसकी अरेस्ट एक बहुत अहम मायने रखती है एनआईए के लिए, और खास तौर से लाल किला ब्लास्ट के लिए ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी, इसका एक तरह से अब ये एक क्लियर हो चुका है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसको बिलाल ऑपरेट कर रहा था। तो बिलाल की अभी इंट्रोगेशन होगी, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड के बाद उन तमाम जगहों पर उसको लेकर जाया जाएगा, और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट आएगी तो तमाम चीजें और बिल्कुल ऐसे में सर कह सकते हैं कि ये जो घटना हुई थी अब ये परत दर परत खुलती जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें एक्सपोज होंगी, सारी चीजें खुलकर आएंगी कि किस तरह से तमाम चीजें ऑर्गेनाइज की गई, कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। तो आने वाला समय इन्वेस्टिगेशन को और बेहतर तरीके से धार दे सकेगा, और जो तमाम जो पक्ष इससे जुड़े हुए हैं उन तमाम की गिरफ्तारियां और ज्यादा होंगी और इन्वेस्टिगेशन और बेहतर तरीके से खुलकर सामने आएगी। चलिए सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ में लगी है और ऐसे में मास्टरमाइंड जो बिलाल है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं कोर्ट ने बिलाल को फिलहाल रिमांड के लिए भेज दिया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली प्रदूषण से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर आज दिल्ली की हवा की क्वालिटी में काफी सुधार देखने को मिला है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक सुबह 8 बजे ओवरऑल एयर क्वालिटी जो था वो 200 के आसपास रहा। हालांकि राजधानी में हवा की क्वालिटी अभी भी खराब कैटेगरी में बनी हुई है। शहर के कुछ हिस्सों में अभी भी स्मॉग की हल्की परत देखने को मिल रही है, जिसमें विजिबिलिटी जो है वो थोड़ा सा सही है। शाम के 4 बजे के बाद जो है वो AQI है वो 250 रिकॉर्ड किया गया था, और इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में जहरीले स्मोक की घनी परत से ढका हुआ है। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, ITO और आनंद विहार जैसे इलाकों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसमें विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। और इसके अलावा गाजीपुर इलाके में जहरीली स्मोक की मोटी चादर से ढका हुआ है। और ऐसे में दिल्ली प्रदूषण, बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी होगी। गोवा पुलिस ने उत्तरी गोवा के रोमियो लेन रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग की घटना के संबंध में अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अजय रेस्टोरेंट के सह मालिक है, जो कि दिल्ली का निवासी बताया जा रहा है, और अजय गुप्ता और उसके भाई राजेश गुप्ता ने क्लब में सौरभ लूथरा के साथ साझेदारी में बड़ी राशि का निवेश किया था। पुलिस ने गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और उसके निवास पर नहीं मिलने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके बाद से उन्हें नई दिल्ली में हिरासत में लिया गया। गोवा पुलिस ने एक बयान में कहा है कि अजय गुप्ता को दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया है और सभी आरोपियों से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जा रहा है और जांच प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ रही है। जानकारी आपको दे दें कि गोवा में हुए अग्निकांड के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में नाइट क्लब में ये भीषण आग लगी थी, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में गोवा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, और इस दौरान जो लूथरा ब्रदर्स हैं उन्हें ये बताया जा रहा है कि वो फिलहाल देश छोड़कर चले गए हैं। तो वहीं अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है
इनको एक और उनके साथी को गिरफ्तार किया गया है। सभी अवैध क्लबों को गिराने के भी निर्देश दिए गए हैं। कुछ जगह बुलडोजर भी चले हैं और ऐसे में गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक और आरोपी जो है अजय को गिरफ्तार किया गया है। कई जगहों पर गोवा में बुलडोजर भी चले हैं और ऐसे में जो ये आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि लूथरा जो भाई हैं वो देश के बाहर फरार हो गए हैं और ऐसे में पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है। नाइट क्लब के ऑनर बताए जा रहे हैं, ये 3 ऑनर बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये तीसरा ऑनर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। मोटी रकम भी इस रेस्टोरेंट में इसने निवेश किया था और अब पुलिस को जाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं जो लूथरा ब्रदर्स हैं वो देश छोड़कर फरार हो गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वो जर्मन सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद करेंगे। और इस बारे में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने जानकारी दी है। आईओसी ने बताया है कि राहुल अपनी यात्रा के दौरान आईओसी के पदाधिकारियों के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव विक्रम ने कहा है कि राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा भारत की वैश्विक भूमि पर बातचीत के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगी। साथ ही जर्मन विधायक और भारतीय प्रवासियों के सदस्यों के साथ विचारों और अवसरों के आदान प्रदान को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही जर्मनी के अध्यक्ष ने कहा है कि संसद सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी भारतीय समुदाय से मिलेंगे और जर्मन सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। गुजरात के कच्छ जिले में बीते देर रात एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि भूकंप की जो तीव्रता थी वो 3.7 मापी गई है, जो हल्के से मध्य श्रेणी में माना जाता है। भूकंप के ये झटके देर रात को महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कच्छ क्षेत्र रहा। कच्छ इलाका पहले भी विनाशकारी भूकंप झेल चुका है और इसीलिए रात के समय आए इन झटकों से इलाकों के लोगों में एक बार फिर से दहशत फैल गई और कई लोग घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल जान माल के किसी भी तरह के नुकसान या फिर किसी बड़ी क्षति की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। कच्छ जिला बता दें कि हल्के फुल्के भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं, जो कि इस क्षेत्र के लिए सामान्य प्रक्रिया है। ऑस्ट्रेलिया ने एक नई शुरुआत की है। प्रधानमंत्री एंथनी की सरकार ने बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर फिलहाल बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकते हैं और ना ही चला सकते हैं और इस नियम के लागू करने के साथ ही देश के लाखों बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्सेस खोलने लगे हैं। हालांकि ये सवाल बरकरार है कि सोशल मीडिया के साथ होश संभालने वाली इस पीढ़ी पर क्या ये बैन सफल हो पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का ये दुनिया में अपनी तरह का पहला कदम है और इसका मकसद है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लत लगाने वाले इन एल्गोरिदम और ऑनलाइन फ्रेंड और साइबर बुलिंग से बचना है। दुनिया का कोई भी देश अब तक इतना बड़ा पैमाने पर ऐसा कानून नहीं लाया है और ऐसे में दूसरे देशों के कानून बनाने वाले भी ऑस्ट्रेलिया के इस कदम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि ऑस्ट्रेलिया में अब जो है 16 साल के कम उम्र के बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं हो सकेंगे। फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, बैन लगा दिया गया है और ऐसे में दुनिया में ये देश ऐसा पहला है कि ऑस्ट्रेलिया जिसने 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बैन कर दिया है और ऐसे में अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के बिना नहीं रह पाते हैं। ऐसे में ये अब कह सकते हैं कि ये एक नया एक्सपीरियंस होगा कि 16 साल के जो बच्चे हैं वो कम उम्र के हैं और ऐसे में ऑनलाइन जो फ्रेंड सर्कल है इससे वो दूरी बनाए रखेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। हालांकि अब पूरी दुनिया की निगाहें ऑस्ट्रेलिया पर टिकी है। एक तरीके से इसको सर्जन भी मान सकते हैं कि किस तरह से आने वाले पीढ़ियों में क्या इसका असर होगा, क्योंकि दुनिया का ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने 16 साल के कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया जो है वो पूरी तरह से बैन कर दिया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।